नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका इस खास पेशकश में। अंबाला नगर परिषद ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कुलदीप नगर में एक फर्म पर जुर्माना लगाया है और एक बड़ी कार्रवाई की है। और इस बड़ी कार्रवाई के बाद तमाम प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं करवाने वाले लोगों पर, फर्म पर, फैक्ट्री पर एक सीधे तौर पर संदेश देने का काम भी किया है। रिपोर्ट के जरिए समझिए। अंबाला नगर परिषद एक्शन मोड में दिखाई दे रहा है। प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं करवाने पर नगर परिषद ने कुलदीप नगर में एक फैक्ट्री को सील कर दिया। इससे पहले भी नगर परिषद प्रशासन इस तरह की कड़ी कार्रवाई कर चुका है। कार्रवाई को नगर परिषद के सचिव राजेश कुमार के नेतृत्व में अंजाम दिया गया। राजेश कुमार कहते हैं कि कंपनियों की मनमानी अब और नहीं चलेगी। समय पर टैक्स जमा नहीं करवाने पर फर्म्स को कड़ी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। प्रॉपर्टी टैक्स की रिकवरी के रिगार्डिंग जो नगर परिषद द्वारा निरंतर कार्रवाई की जा रही है। जिन लोगों का प्रॉपर्टी टैक्स बकाया उनको पहले नोटिस दिए जा चुके हैं, फिर भी लोगों द्वारा जो जमा न करवाए जाने के कारण नगर परिषद द्वारा सीलिंग की कार्रवाई कंटिन्यू जारी है। और लोगों से अनुरोध कि वो अपना प्रॉपर्टी टैक्स अपना आकर नगर परिषद कार्यालय में जमा करवा दें, नहीं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की। नगर परिषद की कार्रवाई से लापरवाह कंपनियों में हड़कंप मचा हुआ है। नगर परिषद अपने एक्शन से साफ संदेश दे चुका है। अब देखना ये है कि कार्रवाई का ये कारवां आगे कहां तक जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो टैक्स को ताला तो लगेगा ताला। तो बड़ी जानकारी यहां पर यही है कि अंबाला नगर परिषद ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए एक बड़ा संदेश देने का भी काम किया है। तो यहां पर सीधे तौर पर ये जो पंक्ति है, ये कहीं ना कहीं इस पूरे वाक्य को लेकर, पूरे प्रकरण को लेकर सटीक बैठती है कि टैक्स को टाला तो लगेगा ताला। फिलहाल आपको बता दें कि हमारे साथ अंबाला से हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे। आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरीके से यहां पर अंबाला नगर परिषद ने कार्रवाई की है और इस कार्रवाई से कितना बड़ा संदेश तमाम फैक्ट्रियों को, तमाम फर्म्स को गया है। जी यश, ये सर देखने को मिल रहा है कि नगर परिषद जो है इस अक्टूबर के महीने में टैक्स वसूली में जो है काफी तेज हो गया है और जगह जगह जहां भी जिसके ऊपर लाखों रुपए का टैक्स बकाया है वहां रेड मार रहा है, टैक्स वसूली कर रहा है। इससे पहले भी जो ये फैक्ट्रियां कहीं सील कर चुके हैं, पेट्रोल पंप को सील कर चुके हैं, इसी प्रकार कई दुकानों में जो है टैक्स वसूली की जा चुकी है। इसी के तहत जो है कल देर शाम जो है नगर निगम ने अपनी कार्रवाई करते हुए कुलदीप नगर में एक फैक्ट्री को सील किया है और इसके ऊपर जो है 8 लाख का टैक्स बकाया था। और नगर परिषद के जो सेक्रेटरी हैं राजेश कुमार, उनका कहना है कि इससे पहले वो अखबारों के माध्यम से, समाचारों के माध्यम से और नोटिस लगाकर भी इस प्रकार के जो डिफाल्टर हैं, जो टैक्स नहीं भरते प्रॉपर्टी का, उनको आगाह करते रहे हैं कि टैक्स जमा कराइए। अगर टैक्स जमा नहीं कराएंगे तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसी के तहत कल उन्होंने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए एक फैक्ट्री को सील किया है। और उनका ये भी कहना है कि इस प्रकार जितने भी और डिफाल्टर हैं उनको ये संदेशा जाना चाहिए कि नगर निगम जो है वो चुप नहीं बैठेगा। अगर टैक्स जमा नहीं कराया गया तो फैक्ट्री पर ताला लगना जरूरी है। जी यश। राजकुमार, अगर बात करें यहाँ पर, क्या इस तरह का कोई सर्वे करने को लेकर कोई रणनीति बनाई गई है कि सर्वे किया जाएगा जिसके आधार पर ये पता लग सके कि अब तक कितने फैक्ट्री ने, कितने लोगों ने अब तक प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं करवाया है और वो निश्चिंत होकर बैठे? जी बिल्कुल यश, इससे पहले 2-3 महीने जो है नगर परिषद की टीमों ने जगह जगह सर्वे किया था और फैक्ट्री मालिक हो, चाहे पेट्रोल पंप मालिक हो या दुकानदार हो, इन सबको जो है घर घर जाकर जो है बताया गया था। उसके बाद नोटिस भी चस्पा कराए गए थे, लेकिन इसके बावजूद जो दुकानदार जानबूझकर टैक्स नहीं जमा करा रहे और सालों से वो टैक्स नहीं जमा करा रहे हैं, उनको जो है अब ये कार्रवाई जारी है। और नगर परिषद का स्पष्ट तौर पर कहना है कि वो किसी को इस मामले में बख्शा नहीं जाए। चलिए राजकुमार, आपके पास लौटेंगे, चूंकि इस मसले पर हमारे साथ अंबाला नगर परिषद के सचिव राजेश कुमार जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। राजेश कुमार जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। जी थैंक यू सर। हाँ जी राजेश कुमार जी, जिस तरीके से यहाँ पर आरोप लगा है फैक्ट्री पर कि उन्होंने प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं करवाया गया है,
तो इसको लेकर आपकी आगे की रणनीति क्या रहने वाली है, इसको लेकर मास्टर प्लान क्या है? सर ऐसा है कि जैसा कि नगर सरकार द्वारा भी प्रॉपर्टी टैक्स या और भी जो देनदारी हैं उसको लेकर लगातार निर्देश प्राप्त हो रहे हैं। तो जो भी जिन लोगों को पहले सरकार ने 3 महीने पहले छूट भी दी थी उस पर 35% जैसा रिबेट भी देती रही है, लेकिन फिर भी लोगों द्वारा देखा गया है कि वसूली के प्रति उन्होंने अपना जो टैक्स है नगर परिषद की तरफ जमा नहीं करवाया। तो लोगों को अपना मुनादी के द्वारा न्यूज़पेपर के माध्यम से और ये अपना नोटिस के माध्यम से सूचित किया गया कि आप अपना जो प्रॉपर्टी टैक्स समय पे जमा करवाएं और सरकार द्वारा दी गई छूट का लाभ उठाएं। तो लेकिन इन द्वारा इनको फिर भी ना दिए जाने का नोटिस तरफ किए गए। तो जब अब इनके द्वारा डेली जो अपना मुहिम है नगर परिषद के द्वारा चलाई जा रही है और अगर वो उनको मौके पे अगर टैक्स जमा करवा देते हैं तो चेक उसको मतलब रसीद काट कर दे दी जाती है। अगर वो नहीं जमा करवाते तो जो मौके पे बिल्डिंग को सील कर दिया जाता है। और लोगों से यही अनुरोध कि वो अपना जो प्रॉपर्टी टैक्स है वो समय पे जमा करवा दें, अन्यथा ये कार्रवाई जो नगर परिषद द्वारा निरंतर जारी रहेगी और ये सीलिंग की कार्रवाई इसी तरह जारी चलती रहेगी। राजेश कुमार जी, एक सटीक आंकड़ा और एक अगर बात करें सटीक से इतर तो एक अनुमानित आंकड़ा भी कुछ सामने आ जाए तो जरूर है कि कहीं ना कहीं एक भय का माहौल भी पैदा होगा। कि भय का माहौल इसलिए एक दूसरे पहलू को लेकर कि जो प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं करवा रहे हैं वो प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाएंगे। लेकिन बड़ी बात यहां पर यह है, क्या नगर परिषद की तरफ से अभी तक कोई ऐसा सर्वे करवाया गया है जिससे कोई अनुमानित आंकड़ा सामने आ सके कि फला कंपनी या फिर फला घर या फिर फला कोई फर्म जो है वो प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं करवा रही है, उन पर कार्रवाई हो? कोई सटीक आंकड़ा या फिर कोई अनुमानित आंकड़ा? जी, उसमें ऐसा है कि जो 6.5 करोड़ रुपए की हमारी जो पेंडिंग थे लोगों की तरफ, तो उसमें हमने सबसे पहले जो पेट्रोल पंप वगैरह पे उन पे कार्रवाई की। उन्होंने जो मौके पे जमा कराया और जो एक पेट्रोल पंप है बार पर उनका नहीं आया था तो वो भी सील किया गया। हमारे होटल्स रेस्टोरेंट्स की तरफ जो बचाया है, हॉस्पिटल्स की तरफ है और जो बड़ी बड़ी कोई कंपनीज हैं या फैक्ट्रीज हैं, तो इस हिसाब से उनको जो नोटिस दिए गए हैं और इनकी तरफ ये जो निरंतर कार्रवाई प्रॉपर्टी टैक्स रिकवरी के लिए निरंतर जारी है। जी, आपको लग रहा है कि जिस तरीके से सरकार भी आगे आकर कहीं ना कहीं एक सकारात्मक पहल करती है और एक बड़ी छूट देने का काम और ऐलान भी किया जाता है, आपको लग रहा है कि इससे कोई फर्क पड़ रहा है? सर इसमें छूट का कहीं तो जो लोग फिर भी मैं देखा जा रहा है कि जब ये पूरी तरह से लोग इसका लाभ उठाए तो आप 35% रिबेट देते हुए लगातार 3 मंथ में रिबेट दी गई। उससे पहले कोविड के दौरान इनको छूट दी गई, लेकिन फिर भी लोगों द्वारा कुछ इसमें पूरा सकारात्मक रूप नहीं दिखाया गया। तो अब वो इसको इसी कड़ी के तहत जब ये नहीं दिया गया तो अगर ये लोग समय पे टैक्स देखिए आप ये नहीं जमा करवाएंगे तो जो डेवलपमेंट कार्य वगैरह वो भी प्रभावित होते हैं। अगर ये लोग समय पे जमा करवाते और ये पैसा जो है सारा इन्हीं विकास कार्यों में लगेगा तो इसीलिए अनुरोध है कि अपना टैक्स जमा कराएं, नहीं तो नगर परिषद द्वारा इसके लिए की कार्रवाई कंटिन्यू जारी है। राजेश कुमार जी, एक और पहलू है जिसको लेकर मैं आपसे बात करना चाहूंगा और यहाँ तक कि दर्शक भी इस बात को समझना चाहते हैं और जो व्यापारी हैं, फर्म्स के मालिक हैं, प्रॉपर्टी मालिक हैं, वो कहीं ना कहीं एक आखिरी वाली स्थिति में इसलिए भी है क्योंकि कोरोना काल था, काम धंधे थे नहीं, तमाम सेक्टर्स का बंटाधार हो रखा था और ऐसे में घर का खर्च चलाना, अपने फर्म्स को चला पाना, संचालित कर पाना बहुत मुश्किल होता जा रहा था। लेकिन अब सारी चीजें धीरे धीरे करके पटरी पर लौट रही है, तो ऐसे में उनकी तरफ से अपनी एक मांगे भी लगातार सामने रखी जा रही है कि हम टैक्स कहां से भरें जब हम अपनी कंपनी को, अपनी फर्म्स को ही संचालित नहीं कर पा रहे। सर देखिए, जो नगर परिषद भी जो अपना इसी के टैक्स के ऊपर डिपेंड है, उसका मतलब जो इसी पे निर्भर करता है और ये जो सारा ऑफिस को चलाना करना, स्टाफ की सैलरीज और भी जो कार्य है सर स्वाभाविक है, सब इसी पे डिपेंड करते हैं। अगर ये लोगों द्वारा समय पे प्रॉपर्टी टैक्स नहीं जमा करवाया जाएगा तो इससे सारा ऑफिस प्रभावित होता है और जो इसके सभी कार्य प्रभावित होते हैं। तो इसीलिए अनुरोध है कि अपना समय पे जमा करवाएं। जी राजेश कुमार जी, अगर कोई लंबे समय से टैक्स नहीं भर रहा है तो ऐसे में उन पर किस तरह की कार्रवाई होती है और अब तक कितने लोगों पर, कितनी फर्म्स पर अब तक कार्रवाई हो चुकी है पिछले 1 महीने के दरमियान? इसमें हमने पहले पीछे उस दिन था 2 पेट्रोल पंप सील किए गए हैं, इसमें 3 होटल्स थे और जो अपना कल जो थी ये अपना 2 फैक्ट्री थी। एक फैक्ट्री द्वारा जो मौके पे टैक्स दे दिया गया है और जो एक ये दूसरी नहीं दी तो ये भी कल सीलिंग की कार्रवाई जारी है और ये कंटिन्यू मुहिम जारी रहेगी। और किस तरह की कार्रवाई होती है अगर कोई प्रॉपर्टी टैक्स नहीं भरता है तो क्या प्रावधान है? अगर सर इसमें ये उनके पास जाते हैं, उनको बताया जाता है, उनसे बातचीत करते हैं कि सर आपने इतने समय से टैक्स जमा नहीं करवाया, आपका भी दायित्व है कि अगर आपके पास जैसे बिजली का बिल आता है, पानी का आता है तो आप उसको समय पे जमा करवाते हैं।
नहीं भी होता तो आप खुद जाकर ऑफिस में पता करते हैं कि हमारा कितना बिल है। अगर फिर भी आप द्वारा, लेकिन इसके प्रति लोग बिल्कुल जागरूक नहीं होते कि हमारा अपना टैक्स है, हम इसको समय पे अदा करते, और वो जो बढ़ता इतना बढ़ जाता है कि फिर उनके लिए पे करना उनको मुश्किल लगता है। तो इसीलिए ये जाते हैं मौके पर उनको बताया जाता है। अगर वो कुछ कहते हैं कि हम ये 4-5 दिन में ये दे रहे हैं और बाकी आज आप इतना दे रहे हैं, तो तब भी उसको ले लिया जाता है। अगर वो बिल्कुल रिफ्यूज कर देते हैं कि जमा नहीं करवाते हैं, तो फिर इसकी रिकवरी के लिए सीलिंग हम उसको बिल्डिंग को सील करते हैं। जी, अंबाला नगर परिषद के सचिव होने के नाते राजेश कुमार जी, किस तरीके से आप ये देखते हैं इस पूरे मामले को कि मतलब इसमें तेजी नहीं आ पा रही है, लोग प्रॉपर्टी टैक्स आगे बढ़ चढ़कर नहीं भर पाते हैं, ऐसे में इसमें अगर तेजी आए तो क्या सरकार को रणनीति अपनानी चाहिए? बतौर सचिव आप क्या राय देना चाहेंगे? सर, इसमें ये है कि जो हम मोस्टली जो जिनके सभी के ऑनलाइन प्रोसेस है, मोबाइल नंबर वगैरह इसके द्वारा उनको सूचित कर देते हैं, मुनादी वगैरह शहर में करवाई जाती है, न्यूज़पेपर के वगैरह माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाता है, या और जो भी इलेक्टेड पर्सन है उनके थ्रू भी उनको लोगों को जागरूक करते हैं कि आप अपना ये जो समय पर प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाइए, और इसको जैसा भी ऑनलाइन भी जैसे सरकार का ये प्रोसेस स्टार्ट है तो उस पर भी जो है इसको कार्रवाई जारी। जी, राजेश कुमार जी, यहाँ पर कोरोना काल के बाद और इसको आधार बनाते हुए कहीं ना कहीं एक आग्रह किया जा रहा है फर्म्स के मालिकों की तरफ से, लेकिन बात करें कोरोना काल के पहले की, तो क्या इसी तरह की स्थिति पहले भी देखने को मिलती थी कि प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं करवाया जा रहा है या फिर प्रॉपर्टी टैक्स इतने करोड़ों का बकाया है? सर, ऐसे आगे भी होता था, लेकिन लोग कहीं पहले जमा करा। आप अगर ये लोग सोचते हैं कि अगर हम नहीं जमा करवाएंगे तो हमारा नगर परिषद द्वारा कुछ नहीं किया जाएगा, पेंडिंग होता जा रहा है, तो पेंडिंग ऐसा नहीं है। आगे आप बिजली का बिल आता है, आप नहीं जमा करवाते तो आपका उसी टाइम कनेक्शन कट सकता है, पानी का नहीं होते तो आप उसी टाइम जमा करवाने जाते हैं, लेकिन इसके प्रति लोग ज्यादा जैसे नहीं रुचि रखते, तो इसलिए नगर परिषद को ये कार्रवाई करनी जा रही है, क्योंकि इससे टैक्स भी अगर अदा होगा तो वो फिर जो और सारे विकास कार्य और दूसरे सभी कुछ प्रभावित होता है। तो इसलिए लोगों से अनुरोध कि वो अपना टैक्स समय पे जमा करवाएं, और जो अगर कोई द्वारा समय पे जो सरकार द्वारा भी छोटा सी उसका भी लाभ उठाएं, अन्यथा ये कार्रवाई जारी है। राजेश कुमार जी, एक अंतिम सवाल आपसे ये है, बतौर सचिव आप प्रॉपर्टी टैक्स मालिकों को, यहाँ तक कि फर्म्स को क्या अपील करना चाहेंगे? उनसे मेरा ये अनुरोध है कि जिन जिन लोगों का प्रॉपर्टी टैक्स बकाया खड़ा हुआ है वो आकर अपना समय पे जमा करवा दें, और साथ ही ये जो हमें भी ये वहाँ उनको कोई परेशानी जो फर्म को है या किसी भी उसको प्रॉपर्टी मालिक को परेशानी का सामना करना पड़े, और नगर परिषद को भी टीम को जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर लोग समय पे अपना टैक्स जमा करवा दें। चलिए राजेश कुमार जी, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। इसी के साथ ही आपको बता दें, हमारे संवाददाता राजकुमार भी हमारे साथ बने हुए हैं। राजकुमार, नगर परिषद की टीम पहले से कितनी ज्यादा सक्रिय नजर आ रही है? एक छोटा सा कमेंट। परिषद की टीम जो है वो पहले से ज्यादा सक्रिय नजर आ रही है, क्योंकि इसी जो पहले टीम थी, अगर उन्होंने इसी प्रकार टैक्स की वसूली की होती तो आज ये जो नई टीम नगर परिषद में आई है इसको इतनी मशक्कत नहीं करनी पड़ती। लेकिन बहरहाल देखने को मिला है कि जब से सेक्रेटरी राजेश कुमार जी आए हैं, इन्होंने आते ही जो है लोगों को समझाना भी शुरू किया है, घर घर जाकर अपनी टीम भेजकर उनको टैक्स जमा कराने के लिए प्रेरित करना भी शुरू किया है, न्यूज के माध्यम से भी उनको बताना शुरू किया है, और साथ भी यहाँ तक कि पहले किस्तों में भी टैक्स जमा होता रहा, लेकिन बावजूद इसके जो डिफॉल्टर हैं, जो जानबूझकर टैक्स नहीं जमा कराते थे, अब उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू करी है। जी यस। चलिए राजकुमार जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए। चलिए आपको सीधा ले चलते हैं एलनाबाद के कोताना ग्रामीण क्षेत्र में, जहां पर सिरसा विधायक गोपाल कांडा अपनी बात रख रहे हैं। दिलाया कि अब की बार तो काम हो गया, तो ये विश्वास ऐसे ही कायम रखना है आपने, और गठबंधन की सरकार को मजबूत करना है ताकि जो काम रुके हुए हैं वो हों आपके। और कल मेरे साथ बड़े भाई मेरे डॉक्टर अजय सिंह जी चौटाला थे, वो कह रहे थे जगह जगह कि भाई ये मूड वाली बात पे कह रहे थे, ना तो मूड खराब हुए गोपाल को और ना गोविंद को ना मेरो, जद मर्जी आ जियो सारा काम कराइयो। तो भैया ऐसे आपको 3-3 लोग मिल रहे हैं, एक वोट के बदले बड़ी बड़ाई सरकार और आपके द्वार, तो अब ये मौका चूकना नहीं है। कमल के फूल का बटन दबाकर और सरकार में अपना हिस्सा डाल रहे हैं। पहले भी मैं तो आपसे निवेदन करने आया और आज फिर आपसे एक बार पुनः दोबारा निवेदन करने आया हूं कि ये मौका हमें बिल्कुल नहीं चूकना और सरकार में हिस्सेदारी डालनी है। और आप सबका बहुत बहुत मान सम्मान जो आपने हमें दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हरियाणा।
टीवी स्क्रीन पर ये जो तस्वीरें आप देख रहे थे, एलनाबाद के कोताणा के ग्रामीण क्षेत्र की ये लाइव तस्वीरें थी, जिसमें सिरसा विधायक गोपाल कांडा ग्रामीणों के साथ जनसंवाद कर रहे थे, जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उनके जरिए तमाम बातों का जिक्र किया और एक बार फिर से इस बात को दोहराया गया कि सरकार के साथ आपका एक वोट साझा कर सकता है अगर आप गोविंद कांडा, जो कि बीजेपी और जेजेपी के उम्मीदवार हैं, अगर उनको जिताकर भेजते हैं तो। और जो उनके जीतने के बाद सारे काम प्राथमिकता के आधार पर किए जाएंगे। और बड़ी बात यहां पर यह है कि कोताणा गांव में भी उनके साथ दिग्विजय चौटाला मौजूद रहे, उन्होंने भी जनसभा को संबोधित किया। तो गोविंद कांडा के प्रचार के लिए सिरसा विधायक और गोविंद कांडा के बड़े भाई गोपाल कांडा लगातार अपने चुनावी प्रचार को धार देते हुए नजर आ रहे हैं और एक के बाद एक तमाम ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा करते हुए वह लगातार आगे बढ़ रहे हैं। तो बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर यहां पर यह है कि दिग्विजय चौटाला भी सिरसा विधायक गोपाल कांडा के साथ लगातार चुनावी प्रचार को धार देने का काम कर रहे हैं। और इसके साथ साथ अगर कल की बात करें तो कल भी देखा गया कि गोपाल कांडा ने कई ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा किया और उनके साथ जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सर्वे सर्वा डॉक्टर अजय चौटाला भी मौजूद थे। लेकिन आज उनके साथ जेजेपी के महासचिव दिग्विजय चौटाला उनके साथ मौजूद हैं और हर ग्रामीण क्षेत्र में जाकर लगातार वोट देने की अपील की जा रही है। और इसके साथ साथ गोविंद कांडा को, जो कि बीजेपी और जेजेपी के संयुक्त उम्मीदवार है, उनको भारी मतों से विजयी बनाने की अपील लगातार की जा रही है। तो इससे पहले की अगर बात करें तो जो आप तस्वीरें देख रहे थे वो तस्वीरें एलनाबाद के कोताणा गांव की थी और उससे पहले की जो तस्वीरें थी वो एलनाबाद के ढुकड़ा गांव की थी। तो अलग अलग ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर गोपाल कांडा और दिग्विजय चौटाला जनता को संबोधित कर रहे हैं। और बड़ी बात यहां पर यह है कि एक भारी हुजूम देखने को मिल रहा है, यानी कि ग्रामीण भी उनको सुनने के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। इसका मतलब आप ये समझे कि कहीं ना कहीं एक बदलाव की बयार बहती हुई नजर आ रही है और एक बड़ा संकेत, एक बड़ा इशारा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और सबसे बड़ी बात यहां पर यह है जिस तरीके से पल पल सियासत बदल रही है, कुछ अभी फिलहाल कहा नहीं जा सकता कि किसकी स्थिति बेहतर है, लेकिन तमाम राजनीतिक दल अपने आप को बेहतर बता रहे हैं और जीत का दावा भी कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो तमाम राजनीतिक दलों के उम्मीदवार हैं वो भी चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं और लगातार उनकी तरफ से भी वोटों की अपील की जा रही है। लेकिन बात करें यहां पर गोविंद कांडा के चुनावी प्रचार की, तो लगातार वो भी ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। और अगर आज के उनके स्केड्यूल की बात करें तो आज वह 14 ग्रामीण क्षेत्रों में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। इसका मतलब आप ये समझिए कि बढ़ते दिनों के साथ, बढ़ते समय के साथ ये चुनावी जो बिसात है वो बिछ तो गई है, लेकिन उसको तेजी देने का काम तमाम राजनीतिक दलों के उम्मीदवार कर रहे हैं और सभी अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। तो गोविंद कांडा के प्रचार के लिए गोपाल कांडा पहुंचे हुए हैं और एक के बाद एक कई ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। इससे पहले वह एलनाबाद के ढुकड़ा ग्रामीण क्षेत्र में थे, फिर उसके बाद वह कोताणा ग्रामीण क्षेत्र में दिग्विजय चौटाला के साथ पहुंचे, जहां पर उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। तो पल पल बदलती ये सियासत और पल पल बदलती ये परिस्थितियां कहीं ना कहीं एक गंभीर परिस्थिति की ओर इशारा कर रही है कि चुनावी बिसात में कौन आगे है या फिर कौन पीछे है, इसका अंदाजा लगा पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन ये सारी चीजें, सारी तस्वीर स्पष्ट हो पाएगी 2 नवंबर को, इसलिए आपको इंतजार करना होगा। लेकिन उससे पहले के जो दिन बचे हैं उसमें आपको ये तस्वीरें देखने को मिलेगी कि कई ग्रामीण क्षेत्रों में तमाम समर्थक, तमाम नेता ग्रामीणों के बीच पहुंच रहे हैं और अपनी जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं।